नमस्कार, मैं हूँ कार्तिका। आप हैं ए शबल हिंदी के साथ और आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जो पहले भाजपा में थे लेकिन फिर भाजपा की नीतियों से खफा होकर पार्टी से अलग हो गए, लेकिन काफी समय से मीडिया से दूर रहने के बाद एक बार फिर से मुखर होकर कई मुद्दों पर अब सामने आए हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी, बहुत जी जी। सर, सबसे पहला सवाल जो आज देश में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है वो ये है कि ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन की स्थिति पर जो हमारी अभी सत्ताधारी पार्टी है, जो देश के बड़े नेता हैं, जो देश संभालते हैं, केंद्र में जिनकी सरकार है, भारत सरकार ने या सीधे सीधे कहें कि मोदी सरकार ने किस तरीके से कोरोना वायरस की स्थिति को आपको लगता है संभाला और आपके इस पर क्या विचार हैं सर? मैं मानता हूं कि जितनी अच्छी तरह से संभालना चाहिए था, कि उतनी अच्छी तरह से इस क्राइसिस को उन्होंने नहीं संभाला। हम सब जानते हैं कि कोरोना के बारे में दुनिया में चर्चा शुरू हो गई थी। जनवरी पहले सप्ताह में दुनिया को पता चल गया था कि चीन में इस तरह का एक वायरस, नया वायरस आया है, इसका कोई काट नहीं है जी। उसके बाद 20 जनवरी को पहला केस चीन के बाहर हुआ, साउथ कोरिया में और अमेरिका, और 30 जनवरी को पहला केस हुआ भारत में, जो एक व्यक्ति बाहर से केरल से आया था। वह व्यक्ति लेकर आया वायरस को इंडिया 30 जनवरी को। और हम सब जानते हैं अब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि ये जो कोरोना वायरस हिंदुस्तान में आया, इसको बाहर से जो मुसाफिर आए हवाई जहाज से, उन्होंने देश के भीतर, हमारी सरकार ने क्या किया कि एक मामूली थर्मल चेक जो होता है वही एयरपोर्ट पर इंट्रोड्यूस किया, जो अपने आप में नाकाफी था। और बहुत सारे जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो देश के भीतर आ गए। तो वो देश के भीतर आ गए तो हमारे देश में कोरोना फैलने लगा। पहला बिंदु। इसका मतलब सरकार चाहती तो समय रहते बाहर के मुसाफिरों पर प्रतिबंध लगाकर देश के भीतर कोरोना फैलने से रोक सकती थी। नंबर 2 कि जब 30 जनवरी को हमें पता चल गया पहला केस, तो हमने पूरा महीना फरवरी का जाने दिया, हमने लगभग 3 सप्ताह मार्च महीने का जाने दिया। 22 मार्च को पहली बार एक जनता कर्फ्यू नाम के वास्ते लगा और 24 मार्च से लॉकडाउन लगा। 24 मार्च को जब लॉकडाउन लगा तो उस समय देश में कोरोना के 400 से भी कम केसेस थे, लेकिन एक पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया जिससे कि सब कुछ बंद हो गया। उद्योग धंधे बंद हो गए, चलना फिरना बंद हो गया, लोग घरों में कैद हो गए। तो जब हम लॉकडाउन लगा रहे थे तो हमें कई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था, और सबसे पहले हमको सोचना चाहिए था इस बात के बारे में कि जो मजदूर अपने घर से दूर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा, और उनके लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए थी। क्या व्यवस्था हो सकती थी? व्यवस्था यही हो सकती थी कि वो जहाँ थे वहीं उनका इंतज़ाम किया जाता, उनको पैसे दिए जाते, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती, उनकी मेडिकल जांच होती और उनसे कहा जाता कि भाई जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है, और फिर जब धंधा शुरू होगा तो आप काम पर लौट आना। लेकिन सरकार ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं किया। नतीजा ये हो गया कि जब इन मजदूरों के पास सारे पैसे खर्च हो गए और वो मरने के लिए मजबूर हो गए भूखे, तब उन्होंने पैदल अपने अपने गांव जाने की कोशिश शुरू की। और ये दृश्य जो दुनिया में एक अजीब सा दृश्य होगा, क्योंकि किसी दूसरे देश में ये दृश्य देखने को नहीं मिला, कि हमारे देश में लाखों शायद करोड़ों मजदूर हजारों किलोमीटर चलकर पैदल अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में कितने 100 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कितने 100 लोग अभी एग्जॉशन वगैरह के थकावट के शिकार हो गए, उससे मरे, इसकी कोई गिनती आज के दिन।
तो ये जो कष्ट हुआ हमारे प्रवासी मजदूरों को, इसकी अगर हम समय रहते चिंता करते तो ये समस्या नहीं होती। तीसरा जो बिंदु है जी। एक मिनट, कि न केवल प्रवासी मजदूर, जितने गरीब थे, चाहे अपने प्रदेश में ही दूसरे स्थानों पर जाकर काम करते थे, अपने ही स्थान पर रहकर रोज कमाते थे, रोज खाते थे, छोटे किसान थे जिन्होंने खेत में कुछ सब्जी वब्जी उगाई हुई थी, कुछ फसल उगाई थी, वो सारे इस लॉकडाउन के चलते। और आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन लगाने के पहले सोचा नहीं। मोदी जी ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, ये युद्ध 3 दिन ज्यादा चलेगा, 21 दिन चलेगा, और ऐसा भरोसा उन्होंने दिया देश की जनता को कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और हम कोरोना के ऊपर विजय पा लेंगे। आज 1,10,000 से ज्यादा केसेस कोरोना के हो गए हैं और अब हम व्याकुल होकर बिल्कुल हार कर कोरोना से, जैसे लगता है हम जो हैं वो अब खोल रहे हैं लॉकडाउन को, और जिससे फैल रहा है पूरे देश में। जी, तो यहाँ पे आपने 2-3 बातें अहम कही, जिसमें सबसे बड़ी अहम बात ये कही आपने कि आपको लगता है कि जितने अच्छे तरीके से केंद्र सरकार कोरोना वायरस की स्थिति को संभाल सकती थी, उतने बेहतर तरीके से केंद्र सरकार ने नहीं संभाला, और जब लॉकडाउन में लगता है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई है, तब अब मजबूरन लॉकडाउन खोलने की स्थिति आ गई है। और इस बीच जो छोटे कारोबारी थे, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, उनके आय का, रोजगार का कोई जरिया नहीं रह गया। साथ ही प्रवासी मजदूरों को बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी, और ऐसा लगा कि सरकार की योजना में प्रवासी मजदूर जैसे कहीं दूर खड़े हुए थे। खास करके प्रवासी मजदूरों को लेके आप हाल ही में काफी वोकल हुए हैं, और आप एक हाल ही में धरने पे भी बैठे थे प्रवासी मजदूरों का साथ देने के लिए, और आपको फिर पुलिस हिरासत में भी लिया गया। वहाँ आपकी मांगे थी कि जो देश की सेना है, सेना को प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लगाना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने इस आइडिया के बारे में कुछ और विस्तार से बताएं। देखिए, जब जब देश में कोई आफत आई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो किसी और प्रकार की आपदा हो, हमने बराबर सेना का उपयोग किया है उस आपदा से निपटने के लिए। भूकंप हो, साइक्लोन हो, किसी प्रकार की आपदा आई हो तो हम सेना को बुलाते हैं। हमारे कानून में उसके लिए प्रावधान भी है। अभी हाल के दिनों में आपको याद होगा कि सेना ने स्वतः, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में उन्होंने नेवी के जितने जहाज हैं उसमें उन्होंने सारी लाइट जलाई, हेलीकॉप्टर से उनको ऊपर फूल बरसाए, सेना के लोगों ने जाकर उनकी इज्जत बढ़ाई। तो सेना को उपयोग हमने हाल में किया। मेरा ये मानना है कि अगर हम सारे सशस्त्र बलों को इसमें लगा देते, जिसमें सेना है, जिसमें पैरामिलिट्री है, और वो सिविलियन अथॉरिटीज के साथ मिलके अपने साधनों को जुटाकर अगर इस काम में लगते, तो आज हमें ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। कौन सा दृश्य? यह दृश्य कि मजदूर किसी भी हालत में सब तकलीफ सह के सड़कों पर चल रहे हैं, उनका न भोजन मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। नंबर 2, उनकी मेडिकल जांच नहीं हो रही है। हमने देखा जहां पर भी ट्रेन बस की सुविधा उनको लगता है कि उन्हें मिलेगी, वो हजारों की संख्या में वहां पर आ जाते हैं। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोरोना का उससे जो हमने लॉकडाउन लगाए उसकी धज्जियां उड़ गई। तो सब हम संभाल सकते थे अगर हमने सेना को ये जिम्मेदारी दी होती कि भाई आप उतरो धरातल पर और ये जितने मजदूर हों उनको सम्मान के साथ भोजन, पानी, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए आप इनको इनके घर तक पहुंचाने का काम करो। उसमें रेलवे मंत्रालय का भी बहुत बड़ा योगदान होता। मैं आपको बता दूं कि रेलवे जो है, भारतीय रेल, हर दिन 3 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करने की उसकी क्षमता है। 3 करोड़। वो हमने क्षमता का उपयोग नहीं किया, इसलिए मजदूर बेवश हैं। अगर हमने
सारे संसाधनों को लगाकर बिना राजनीति किए इस समस्या का समाधान करने का हमने प्रयास किया होता, सेना को लगाया होता, तो आज के दिन कोई भी मजदूर सड़क पर नहीं होता। तो इसीलिए हमने धरना दिया था। 10-11 घंटे के धरना के बाद पुलिस आई, वो हम लोगों को उठा के ले गई, थाने ले गई, और कुछ देर के बाद उन्होंने हमको 1-2 घंटे के बाद वहां से छोड़ दिया। लेकिन मकसद हमारा क्या था? मकसद ये था कि हम सरकार का और जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि ये जो हमने एक राष्ट्रीय शर्म की बात हम देख रहे हैं अपने जीवन में, इससे भारत को मुक्ति मिले, भारत इससे छुटकारा पाए। जी, यहाँ पे आपने कहा कि पूरी राष्ट्रीय शर्म की बात है, जिस तरीके से सड़कों पर हमारे वो कामगार दिखते हैं जो कि देश के राष्ट्र के निर्माण में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि अब सबसे बड़ी चुनौती जो देश के सामने पिछले कई दशकों की आज दिखाई देती है, जब ये कोरोना वायरस की महामारी से देश गुजर रहा है, और सेना जो देश के बड़े बड़े संकटों में हमेशा देश के नागरिकों का साथ देती आई, और अगर वो इस समय अगर सेना को डिप्लॉय किया जाता पर मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित सम्मान सहित उनके घर पहुंचाने के लिए, तो शायद ये स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी। और यहाँ लेकिन आपसे मैं ये प्रश्न जानना चाहूंगी सर कि आप ये जो सॉल्यूशन है, ये कई आर्थिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि आप प्रोक्योरमेंट के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यों नहीं आप सेना के साधनों का, उनके ट्रक्स का साथ ले रहे हैं। आप जैसे विशेषज्ञ हैं जो काफी अनुभवी भी हैं, राजनीतिक और देश के बड़े बड़े मामलों की समझ रखते हैं, वो भी सलाह दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, इस समय जब सभी ओर से मांग आ रही है कि एक तरह से सरकार के हाथ से स्थिति निकलती दिखाई दे रही है, ऐसे में सेना की मदद ली जानी चाहिए, तो क्यों सरकार सेना की मदद लेने से इस समय झिझक रही है इतने बड़े संकट के दौरान? ये बात बिल्कुल मेरे समझ से परे है, बिल्कुल मेरे समझ से परे है, क्योंकि आपके जैसे पत्रकारों ने 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, उसके चंद दिनों के भीतर ही ये जो प्रवासी मजदूर हैं खास तौर पर, उनकी समस्या को उजागर करना शुरू किया। टेलीविजन चैनल्स ने दिखाना शुरू किया कि वो कितने कष्ट में है और क्यों अपने अपने घर पैदल वापस जाने के लिए मजबूर है। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी, पूरा अप्रैल का महीना गुजर गया, मई के 3 सप्ताह से ज्यादा का वक्त गुजर गया, भारत सरकार ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये मेरी समझ से परे है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अति असंवेदनशील सरकार ही इतना निर्मम हो सकती है, इतना कठोर हो सकती है कि लोगों की तकलीफ उनको साफ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर उस ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। उनके पास उपाय हैं, लेकिन वो उपाय नहीं करना चाहती है। मैंने आपसे कहा रेलवे के पैसेंजर कैपेसिटी के बारे में, और कुछ नहीं, उन्होंने रेलवे को ही चला देना चाहिए था, जो अब कर रहे हैं। हमने 300 केस जब थे उस समय लॉकडाउन किया, 1,10,000 केसेस कोरोना के हो गए आज के दिन, तो हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, है कि नहीं? आज के दिन विडंबना है। जी, यहाँ पे आपने कहा कि एक अति असंवेदनशील सरकार ही इस समय मजदूरों की पीड़ा को देखते हुए सेना का साथ नहीं लेने के बारे में सोच सकती है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप काफी समय तक आप जब भाजपा से अलग होने से पहले आपने काफी करीब से देखा है जो मौजूदा केंद्र सरकार के जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनको, आपको क्या लगता है सर कि लेकिन वो जब छवि उनकी इस तरीके से सामने आती है, वो भाषण देते हुए, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी रो पड़ते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को संबोधित करते हुए वो रो पड़ते हैं, पब्लिक को संबोधित करते हुए उनका कभी कभी स्टेज पर गला भर्रा जाता है, तो ऐसा पूरी छवि एक सामने आती है कि देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री इस समय जो है वो एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति है।
आप अगर उनको बहुत पास से देखा है, जानते हैं, क्या आपको लगता है कि कितना संवेदनशील और असंवेदनशील या कहें कि भावनात्मक रवैया आपको लगता है? देखिए, हाल के दिनों में 24 मजदूर रेलवे ट्रैक पर मर गए, या 16 मजदूर, 24 मजदूर उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक एक्सीडेंट में मर गए। किसी ने कैलकुलेशन किया है कि अभी तक जितने एक्सीडेंट प्रवासी मजदूरों के सड़क के पर चलने के चलते हुए हैं, वो संख्या लगभग 400 तक पहुंच गई है। उसके अलावा वो दूसरे कारणों के चलते मरे हैं, जैसे कि मैंने कहा, थक कर मर गए, जैसे भी हुआ। तो इसके बारे में हाल के दिनों में आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री जी को रोते हुए? कभी देखा है आपने उनका गला भराया हुआ? उन्होंने मन की बात रेडियो पर करी है, उसमें कभी आपने सुना कि उनका गला इतना भराया, इतना अवरुद्ध हो गया कि वो उनको रोकना पड़ा अपना भाषण? तो इसलिए एक जमाना हम जिसमें जी रहे हैं वो कृत्रिमता का जमाना है, आर्टिफिशियलिटी का जमाना है, वो एक मीडिया प्रोजेक्शन का जमाना है। और अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम कुछ भी करें मीडिया के माध्यम से, हम सब कुछ सफेद कर देंगे और लोग बेबस हो जाएंगे विश्वास करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमें जो तकलीफ हुई उसके लिए हमको कोई अफसोस नहीं है, हम और तकलीफ सहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा आगे चल के, तो लोग फिर इस चक्कर में पड़ते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि 3 साल पहले, 3.5 साल पहले नोटबंदी हुई थी ना? बिल्कुल बिल्कुल, सूली पे चढ़ा दें एक भाषण आया था। आज उसका जिक्र भी होता है कहीं पर। नोटबंदी से फायदा हो जाएगा, सारा काला धन समाप्त हो जाएगा, जितनी नकली करेंसी हो समाप्त हो जाएगी, पूरा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी जो है डिजिटाइज हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, एक भी उसका उद्देश्य सफल नहीं हुआ। आज उसका कोई जिक्र करता है, सरकार में बैठे हुए लोग कोई जिक्र करते हैं उसके ऊपर कोई आंसू बहाता है कि भाई 100 लोग मर गए लाइन में खड़े होकर? तो चीजें आती हैं जाती हैं। अब जैसे आप ही ने कहा कि भाई ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अब बंगाल उड़ीसा का साइक्लोन आ गया, उसके बाद कोई और आपदा आ जाएगी, भगवान न करे, लेकिन आ जाती है, तो हम ध्यान भटकाने में सफल हो जाएं। जी, तो ध्यान भटकाने में सफल हो जाते हैं। और आपने 2-3 अहम बातों की तरफ यहाँ इशारा किया कि एक कहा कि मीडिया में सब चीजें सफेद करने की कोशिश पर आपने इशारा किया, और दूसरा आपने इशारा किया कि जब ध्यान भटकाने की जरूरत होती है तो ध्यान भी भटकाया जाता है। यहाँ पर आपसे एक अहम सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों से जो हम सरकार के काम करने का रवैया देखते हैं, आपने नोटबंदी की बात की, अभी पिछले ही कुछ सालों में बड़े बड़े फैसले अचानक से हो गए, और ऐसे अचानक से हो गए कि जनता को अभी 2-4 घंटे के अलावा मौका तक नहीं दिया गया ये सोचने का कि ये क्या हो गया। नोटबंदी की बात ले लीजिए आप, या फिर धारा 370 हटाने की बात ले लीजिए आप, या फिर और बड़े बड़े फैसले ऐसे हुए हैं। आप लॉकडाउन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक दिन का जनता कर्फ्यू कहकर लोगों को समझाया गया था, और उसके बाद में आज 2 महीने करीब होने जा रहे हैं, 2 महीने से आसपास समय हो गया है। तो ये जो सरकार का एक रवैया, आपको लगता है कि बिना आसपास के लोगों से कंसल्ट किए, यहाँ तक कि राज्य सरकारों तक को कभी कभी तो ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, जो उस मामले के विशेषज्ञ हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, और फैसला अचानक से थोप दिया जाता है जनता पर। ये जो सरकार के काम करने का एक ढर्रा बन गया है, एक पैटर्न बार बार दिखाई देता है। जब 8 बजते हैं और प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि वो रात को 8 बजे टीवी पर आएंगे, तो देश की अधिकतर जनता में खौफ हो जाता है कि न जाने इस बार क्या ऐसा बम फूटने वाला है, नया जाने क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। ये जो एक लोकतांत्रिक सरकार के काम करने का तरीका बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं 2-3 निवेदन आपसे जल्दी में करना चाहता हूँ। नंबर 1,
मैंने वाजपेयी जी की सरकार में काम किया, जी महत्वपूर्ण पदों पर रहा। जी उस समय भी बहुत सारी समस्याएं आई, आपदा भी आई। वाजपेयी जी का क्या तरीका था? वाजपेयी जी का तरीका ये था कि जी हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो सबसे पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाते थे, जी उनसे बातचीत करते थे, उनकी उनका मशविरा लेते थे, और जी उसके बाद उस मशविरे के आधार पर एक नीति तय होती थी, जिसकी जी बाद में फिर घोषणा की जाती थी। जी विपक्षी दलों के अलावा अगर मान लीजिए कि राज्य सरकारें राज्य सरकारों की भूमिका उसमें होती थी, तो फिर राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात होती थी, उनकी जी मीटिंग बुलाई जाती थी, और उसके बाद ये सब तय किया जाता था। जी अचानक बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया जाता। जी सरकार चलाने का प्रजातांत्रिक तरीका यही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हम इस रास्ते से भटक गए, और हमें लगा कि बस हम जो हैं सो हैं, और हमको ये अधिकार है कि हम अचानक सारे फैसले सुना दें। 24 मार्च का जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के पहले क्या विपक्ष के किसी नेता से कोई बातचीत हुई? राज्य सरकारों से कोई बातचीत हुई? राज्य सरकारों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री जी की होती है, उसकी शुरुआत उसके बाद हुई, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया कि भाई राज्य सरकारें तो फ्रंट लाइन में हैं, उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं। जी तो उन्होंने ये करना शुरू किया। लेकिन इसके साथ ही साथ चाहे भारत सरकार हो, चाहे रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, आप जी देख रही होंगी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जैसे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, या महाराष्ट्र हुआ, वहां पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी इस समय राजनीति कर रही है। और बंगाल में तो हद ही हो गई राजनीति की, कि एक तरफ कोरोना की मार झेल रही है सरकार और लोग झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ विशुद्ध राजनीति हो रही है, जी दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो एक तरीका है ना, जिसमें पूरी समय राजनीति हावी है, जी और उसके पीछे सोच है कि हमें अगला चुनाव जीतना है, हमें बिहार का चुनाव जीतना है, हमें बंगाल का चुनाव जीतना है, उसी को ध्यान में रखकर अगर हम सब काम करेंगे तो गलत, और मतलब यही गलत सरकार आपका कर रही। ये कहना है कि प्रधानमंत्री चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आ पाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री पद के जो एक जिम्मेदारियां होती हैं वो भी शायद चुनावी मोड में ही निभाते रहते हैं। यहाँ पे आपसे हम अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि देश की डेमोक्रेसी डेंजर में है, एक बहुत बड़ा बयान आपकी तरफ से आया था। आपने अपने आसपास ऐसा क्या घटित होते हुए देखा था जो आपको अ, ये एक बहुत गंभीर बयान देना पड़ गया? देखिए, पहले तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिसको आंतरिक प्रजातंत्र कहते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी, वो समाप्त हो गई। न मंत्रियों की कोई औकात रही, न सांसदों की कोई औकात रही, न पार्टी की कोई लेकिन औकात। भाजपा तो अपने आप को बड़ी लोकतांत्रिक सरकार पार्टी मानती है। दावा करने में कुछ नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं कि पहले हमने महसूस किया कि आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के भीतर खत्म हो गया। नंबर 2, हमने महसूस किया कि प्रजातंत्र चलता है प्रजातांत्रिक संस्थाओं, जी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से। जी धीरे धीरे करके उन सबको, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपंग कर दिया गया, पूरी तरह से लाचार और मजबूर कर दिया गया। आपको याद होगा कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश जो सिटिंग जजेस थे, जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हम तो बातें भूल जाते हैं ना, पब्लिक में भी बहुत जी जल्दी लोग भूलते हैं चीजों को। तो हमने नहीं उनको कहा था कि आप कीजिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। और आज 3 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे ठीक नहीं है। जी आपने 377 धारा का जिक्र किया। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस आया। लोगों के प्रजातांत्रिक हितों को और
ठेकेदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, मजदूर जो चल रहे हैं, प्रवासी मजदूर सड़कों पर, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस आया। सारे प्रकार के केस आते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सरकारी वकील झूठा बयान देते हैं और झूठे बयान के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट उनको या तो मुलतवी कर देती है या खारिज कर देती है। तो हमारे देश का जो नागरिक है वो न्याय के लिए आज कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट की आवाज दबा दी गई है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक प्रिजनर बन गया है, सरकार के हाथ में कैदी है। आरबीआई, सेबी, इस तरह जो लोग संस्थाएं, उनकी स्वायत्तता समाप्त हो गई है। और सबसे अगर ज्यादा उम्मीद हमें थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उससे राजशाही हाथ है। तो इस प्रकार अगर किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति सर्वोपरि हो जाएगा, एक ही व्यक्ति के कहने पर सब कुछ होगा, तो फिर ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है, ये तरीका अलोकतांत्रिक है। और उससे आगे चल के क्या, अभी ही देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जी, यहाँ पे आपने वही बहुत अहम बात कही है कि जिस तरीके से हमें लगता है कि न्याय के लिए आम इंसान देश का सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, और चाहे कोई न्यायपालिका के डर से या फिर जो इज्जत बची हुई है लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट की, उसके डर से कोई खुलकर नहीं कहता है। लेकिन भीतर ही भीतर जिन मुद्दों को खासकर आपने अभी उठाया, भीतर ही भीतर जनता के बीच में सवाल बहुत से उठे हैं इन मुद्दों पर। और खास करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की, उन्हें हमने पिछले कुछ सालों में देखा है सरकार की ओर, सत्ताधारी पार्टी की ओर झुकते हुए। आपको क्या लगता है इसका क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप विदेश मंत्री रहे हैं देश के, आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और अभी इस समय पिछले, स्पेशली अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के नज़रिए से देखें तो देश में जिस तरीके का एक माहौल बना है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, उसके बाद पहली बार ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के जो एलीट वर्ग की तरफ से भी दबाव भारत सरकार के ऊपर आना शुरू हुआ, खुलकर उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू की। आप देश के लिए कितना खतरनाक या कितना बड़ा खतरा इसको मानते हैं? दूसरा सवाल ये कि अभी जिन आर्थिक हालातों से हमारा देश गुजर रहा है, आप पहले भी कह चुके हैं, पिछले साल ही आपने कहा था कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल में हमारा देश जा रहा है इकोनॉमी को लेकर। तो क्या तरीके ऐसे अपनाए जाएं या क्या उपाय ऐसे अपनाए जाएं जो ये सुधर सके हालात? दोनों प्रश्नों का जवाब अगर आप एक एक करके दे पाए। मैं देता हूँ। एक तो मैं बताऊं आपको, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, मजदूरों के बारे में। कई हफ्ते पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सरकार की तरफ से सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक भी मजदूर सड़क पर नहीं है, जब ये बिल्कुल असत्य उनका बयान था। मामला फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने जरा भी इस बात को लेकर वकील को लताड़ा नहीं, सरकारी वकील को, कि आपने गलत बयानी क्यों की थी, एक भी मजदूर सड़क पर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो मिडिल ईस्ट की कही और देश में जो संप्रदायवाद फैल रहा है, कम्युनल टेंशन फैल रहा है, दिल्ली के दंगे हुए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी ताकत लगी हुई है सरकार और रूलिंग पार्टी की तरफ से कि देश में एक विभाजन हो धर्म के नाम पर, समाज हमारा बंट जाए, और समाज बटेगा तो हमें चुनाव में बहुसंख्यक वोटों का लाभ मिलेगा, अल्पसंख्यक हमारे विरोध में भी रहे तो कोई बात नहीं है। इस सोच से सरकार अगर काम करेगी तो न सबका साथ मिलेगा, न सबका विकास होगा, क्यों इन्हीं का नाम। मिडिल ईस्ट में जो मुल्क हैं, उन्होंने भारत की इस बात को देखा, समझा, और इसीलिए मिडिल ईस्ट में इसको लेकर भारत की बड़ी बदनामी हुई और उन्होंने कई तरह से इसका विरोध
भी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में भी जिस बात को हमारे यहाँ पूरी तरह से दबा दिया जाता है, ये घटना होती है। आपने देखा कि तबलीगी जमात ने जो किया, मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल गलत किया, लेकिन तबलीगी जमात की बात को लेकर कितना बवंडर मचा, कितना बवाल मचा इस देश में। आपको पता है कि जब ट्रंप आए थे गुजरात, अहमदाबाद 24 फरवरी को, तो उसके पहले उसके बाद 27,000 प्रवासी भारतीय आए गुजरात आए, अहमदाबाद, और वहां पर उनका कोई चेक नहीं हुआ। आज गुजरात में अगर भयंकर कोरोना वायरस फैला हुआ है तो इन्हीं बाहर से आए हुए लोगों के चलते फैला, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं होता। मैंने कहीं मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं सुना कि ट्रंप के ग्रैंड वेलकम के चलते 1 लाख से ऊपर लोगों के जुटने के चलते 27,000 प्रवासी भारतीयों के आने के चलते गुजरात में इतना कोरोना फैल गया, लेकिन फैला है। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देके इस बात को कह रहा हूं कि सत्य को दबा देना, असत्य को प्रचारित करना, यही आदत बन गई है सरकार की, और दुर्भाग्य से हम सब सरकार के झांसे में आ जाते हैं। आपने अर्थव्यवस्था की बात, अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये साल जब समाप्त होगा 2020-21, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट होगी, ये आज विषय है चर्चा का, कि 5% होगा, 10% होगा, 30% होगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 15 से 20 करोड़ लोग अधिक अनएम्प्लॉयड हो गए हैं अप्रैल और मई के महीने में। तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में गति नहीं रहेगी। तो इसका जानती हैं क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा हमारी जो विधि व्यवस्था है समाज में, उसके ऊपर। आपने उन विषयों को भी देखा होगा जहां पर भी सड़क चलते लोग गाली बक रहे हैं और जो कार से जा रहा है उसकी कार को तोड़ रहे हैं। तो ये जो अव्यवस्था फैलेगी समाज में, क्योंकि मरता क्या न करता, तो फिर कौन रोकने आएगा? घर घर में किसको कौन बचाने आएगा? और ये जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और बड़े लोग हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं आराम से और सोच रहे हैं कि नहीं वो अछूते हैं कोरोना से भी और अव्यवस्था से भी, जब उनके ऊपर आक्रमण होना शुरू होगा तब उनको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने बहुत दुनिया देखी है, मैं जिम्मेदारी के साथ और तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक अध्याय समाप्त होने की ओर शायद जा रहा है, दूसरा अध्याय जो शायद उससे भी विकट होगा, विकराल होगा, वो अभी शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे काफी आपने काफी बड़ी बातें कही यहाँ पर कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की देश में कोरोना वायरस के पोस्ट कोरोना वायरस टाइम्स में एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आ सकती है। देश में पहले ही बेरोजगारी 48 साल में सबसे ज्यादा हो गई थी और कहा जा रहा है कि अब तो देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 28% के लगभग आसपास पहुंच जाएगी और 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे और इसकी वजह से देश की कुल जनसंख्या के करीब आंकड़े जो पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए वो ये कहते हैं कि लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाने वाले हैं या फिर उनमें से बहुत से लोग अभी गरीबी की रेखा से नीचे पहले ही चले गए हैं। यहाँ सर अगला सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल कि इन लोगों के तरफ सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिनसे ये दावा किया जा रहा है कि ये 20 लाख करोड़ उन लोगों के लिए हैं जो सबसे जिन्हें जरूरत है और इससे देश की इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी और बड़ा एक बूस्ट मिलेगा और बहुत सी फ्यूचर योजनाएं सरकार ने उसमें बताई, 5 किश्तों में अनाउंसमेंट हुई। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको क्या लगता है और कितना इससे फायदा देश को होता दिखता है आपको? देखिए, अभी हाल में हमने एक लेख लिखा अंग्रेजी में जिसमें हमने ये कहा
कि दिस पैकेज इज नॉट ओनली फ्लॉड, इट इज अ फ्रॉड ऑन द पुअर ऑफ दिस कंट्री। यानी कि ये त्रुटिपूर्ण ही नहीं है, ये बिल्कुल एक धोखा है देश के गरीबों के साथ। हम जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये राइडर लगा दिया कि भाई ये पहले जो कुछ हो चुका है उसको भी शामिल करेंगे। तो दूसरे ही दिन जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जांच करके इस बात को जनता के सामने लाया कि इसमें से लगभग 10 लाख करोड़ की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, बाकी का 10 लाख करोड़ जो बचा और पहले का 10 लाख करोड़ सब मिला जुला कर अगर हम देखें तो अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि 21 लाख करोड़ का जो पैकेज है, 21 लाख 20 लाख अब 21 लाख हो गया, 21 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें सरकारी खजाने से 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम जा रहा है, जिसमें 40,000 वो एडिशनल एलोकेशन है जो मनरेगा के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया है। उसके बाद कहीं उन्होंने 2,500, कहीं 5,000, कहीं 3,000 इस तरह की राशि दी है। कुल टोटल करके 2 लाख के नीचे ये राशि आती है जी। तो गरीबों के लिए जो तत्काल राहत मिलनी चाहिए थी, राहत पैकेज होनी चाहिए थी, इसका दूर दूर तक उसमें उपाय नहीं किया गया है। कई अर्थशास्त्री हैं जो ये कहते हैं कि इस समय जिस बात की जरूरत थी वो थी एक रिलीफ बने, एक ऐसा पैकेज जो कि गरीबों को इस संकट से उबार सके। जी। तो इस पैकेज के लिए उनका मानना है, वैसे लोग जो है कि 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की राशि तो इसी में जाती, जिसमें गरीबों के खाते में सीधा पैसा जाता, जिसमें गरीबों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया जाता, दूसरी चीजें उपलब्ध कराई जाती, ताकि गरीब जो खास करके बेरोजगार हो गया है आज के दिन, वो अपना जीवन यापन कर सके किसी भी तरह, क्योंकि तुरंत रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो ये जो हंगर पैकेज कह लीजिए या जो भी इसको नाम आप दीजिए, सर्वाइवल पैकेज इसको कह लीजिए, इसमें इतना पैसा खर्च होना चाहिए था। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार ने अगर ये 2 लाख करोड़ रुपए को हम किनारे कर देते हैं तो इसमें 19 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऐसा है जो ऋण के रूप में लोगों को उपलब्ध कराया, ऋण, लोन। तो लोन हम अगर लेंगे तो वापस भी करना पड़ेगा ना किसी दिन। तो हमको आज के दिन हमारी हम अपने उद्योग धंधे चालू कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। और ये भी आंकड़ा आया है कि आज देश में जो लॉकडाउन और जो सबसे ज्यादा रेड जोन उसमें देश का 60% जीडीपी शामिल है। तो 60% जब रेड जोन में फंसा हुआ है तो हम अपना उद्योग धंधा शुरू भी करते हैं, चलाते भी हैं, तो बेचेंगे कहाँ से? मजदूर चले गए वापस, हमारे पास मजदूर नहीं है, हमारे पास मार्केट नहीं। तो उसके बावजूद भी हम अगर लोन लेकर और अपने यूनिट को चालू करते हैं तो हम वो लोन चुकाएंगे कैसे? इसलिए ये बिल्कुल नासमझी वाला पैकेज है। इसमें एटॉमिक एनर्जी भी है, इसमें स्पेस भी है, हर तरह की चीजें हैं, एयर स्पेस भी है। ये क्या आज के दिन करने की चीजें थी? या करने की चीज थी भी तो सरकार कहती कि भाई मीडियम लॉन्ग टर्म में हम ये करेंगे, लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि लोगों को बहलाओ, लोगों को उलझाओ, लोगों का भविष्य का एक ऐसी तस्वीर पेश करो कि वो आज अगर पेट खाली भी है तो महसूस करें कि नहीं हमने भोजन कर लिया। जी जी। यहाँ पे आपसे आपसे हम समझ रहे हैं आपके पास कम समय है, आपसे आधा ही घंटा हमने लिया था। आपसे गुजारिश रहेगी केवल 1-2 और प्रश्न का अगर आप जवाब दे सकें यहाँ पे। जी सर, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब अभी हाल ही में आपने कहा कि जो पॉलिटिकल डिटेनी हैं भारत के, खास करके जो जम्मू कश्मीर के जिन नेताओं की तरफ आपने इशारा करते हुए कहा था कि उन पॉलिटिकल डिटेनीज को छोड़ा जाना चाहिए और आप लगातार इसके लिए अब
बात के सामने रखते रहे हैं। हमने घोर विरोध किया धारा 370 के एबोलिशन का, और मैंने बराबर ये बात जोर देकर कही है कि जब तक कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में हम राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई संतोषजनक हल नहीं मिलेगा। और हम उसके लिए प्रयास भी करते रहे, लेकिन सरकार के मन में दूसरी बात थी। सरकार ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, धारा 370 35A को समाप्त कर दिया, जम्मू और कश्मीर को विभाजित करके लद्दाख को और जम्मू और कश्मीर दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जैसे नोटबंदी के समय दावा किया गया कि कश्मीर में भी आतंकवाद खत्म हो गया, उसी तरह ये करने के बाद भी दावा किया गया कि सब कुछ चारों तरफ शांति है और कोई अब वहाँ पर आतंकवाद नहीं है। मैं कश्मीर में जाने की कोशिश की, श्रीनगर, मुझे हवाई जहाज से धक्के मारकर वापस कर दिया गया। जब दोबारा मैं गया तो मुझे जाने दिया गया, लेकिन मैं होटल में एक तरह से कैद कर दिया गया। मैं घूमना चाहता था कश्मीर में, उसकी इजाज़त हमें पुलिस के लोगों ने नहीं दी, और ये कह के नहीं दी कि भाई आतंकवाद का बड़ा खतरा है इसलिए आप मत जाइए। मैंने जब उनसे कहा कि भाई आतंकवाद तो ख़त्म हो गया, अब कैसा खतरा, उन्होंने कहा नहीं साहब, आतंकवाद तो है और आप जाएंगे तो आप खतरे में पड़ेंगे, इसलिए आपको नहीं जाने देते हैं। तो मैं होटल में 3-4 दिन कैद रहा, उसके बाद लौट आया। फिर उसके बाद 5 अगस्त को जब 370 धारा को अचानक समाप्त किया गया, तो उसके बाद आप जानती हैं कि सारे जितने राजनेता थे वहाँ पर, सबको एक एक करके पकड़ा गया। अब उसमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया, उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री आज भी हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार में वो, उनके पिता भी मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं भी मुख्यमंत्री थे, उनको आज तक नहीं छोड़ा। कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण आज राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो कैद हैं, उनको नहीं छोड़ा। और जो बहुत ही ड्रकोनियन कानून है वहाँ पर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके अंतर्गत पकड़कर उनको रखा हुआ है। तो इसलिए उससे कुछ नहीं होने वाला। और हाल में आज के दिन, अब बहुत अफसोस के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि रोज आतंकवादी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और रोज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, सेना के लोग मारे जा रहे हैं। जी, क्या हमारी सेना केवल मरने के लिए? ये बहुत अफसोस की बात है कि ये हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, और ये मेरे जैसा व्यक्ति का मानना है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं करें। जी, और नागरिकता संशोधन बिल के बाद जिस तरीके से पूरा एक आंदोलन हुआ और नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जो कानून अब तो बन गया है, उसके खिलाफ जो लोग बाहर निकले, उन पर भी कई लोगों पर PSA लगा दिया गया। इस पर आपका क्या मानना है? ये बहुत गलत हुआ है। मैं मानता हूँ कि CAA एक पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैंने स्वयं कार से ही, लेकिन करीब 7,500 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के साथ मिलके, जिसमें हम कई राज्यों में और लोगों से बातचीत करते रहे CAA के बारे में। मैं मानता हूँ कि भारत सरकार का ये बिल्कुल गलत कदम है। और जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव फैले, उसके लिए कदम उठाया गया था, इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है और बिल्कुल अनावश्यक था इस कानून को बनाना। मैं जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि इस कानून को बनाना बिल्कुल अनावश्यक था। इसके पहले भी नागरिकता हम दे रहे थे एग्जिस्टिंग कानून में, आज तक उस कानून के नियम नहीं बने। इतने महीने गुजर गए, आज तक कानून के नियम नहीं बने हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन सब के बावजूद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई, स्टे क्यों नहीं दिया? अगर स्टे दिया होता तो पहले ही ये सारा आंदोलन समाप्त हो गया होता, कोरोना का इंतजार नहीं करना पड़ता शाहीन बाग को समाप्त करने के लिए। इसलिए सरकार को एक तरह से आप देखें तो बहुत रिलीफ मिला है कोरोना के आने से, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो लगभग ठप हो गया।
जी, आपके फ्यूचर योजनाओं पर एक सवाल जानना चाहेंगे सर कि आप के विचार काफ़ी देश के हित में लगते हैं और आप जैसे नेता कई लोगों को लगता है कि सक्रिय राजनीति में होने चाहिए। आपका क्या कोई सर प्लान है आने वाले समय में किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का? हाल ही में आप आम आदमी पार्टी के नेता के साथ भी दिखे थे। क्या आपके नियर फ्यूचर में किसी पॉलिटिकल दल को ज्वाइन करने का कोई प्लान सर? मैंने 21 अप्रैल 2018 को पटने में इस बात की घोषणा की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ और अब मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊँगा। आज भी मैं उसी पर कायम हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन जो एक बड़ा सार्वजनिक जीवन है इस देश का, जिसमें देश के सवाल आते हैं, जैसे आप उठाते हैं, वैसे मैं भी देश के सवाल पर अपने विचार प्रकट करते रहूंगा। इसमें जितने लोगों का सहयोग मिलेगा मैं सहयोग लूंगा। उसमें राजनीतिक दल के भी लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। हमको सहयोग लेने में कहीं कोई संकोच नहीं है। लेकिन आज के दिन मैं इस बात पर कायम हूँ कि मैं राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा और स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि देश में जो अव्यवस्था फैली है, जो संकट आए हैं कोरोना को छोड़कर भी, खास करके जो संवैधानिक संकट है, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूं, उसके खिलाफ मैं संघर्ष करता रहूं। जी सर, आपकी जो ये आवाज़ है, आपका जो ये संघर्ष है, इसको लेके आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोल किया जाता है। जो लोग आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनको मैंने एक ट्वीट किया अभी हाल, जिसमें मैंने कहा कि भाई आप मुझे कोसते रहो सोशल मीडिया पर, मेरी मृत्यु की कामना करते रहो, क्योंकि आप जब कोसते हो तो मुझे ताकत मिलती है। आप जब मेरी मृत्यु की कामना करते हो तो मैं जिंदा रहता हूँ। तो इसलिए इसको रोको मत, चलाते रहो, इससे मुझे फायदा होगा और आपको पैसा मिलेगा, इसलिए आप इसको चालू रखिए। जी, जी, जी। लेकिन आपके पुत्र भी हैं उज्जैन सिन्हा, आपको नहीं लगता कि आप अगर अपने सक्रिय राजनीति में वापस ना आने के निर्णय पर बने रहेंगे, तो राजनीतिक जो एक स्टैंड आपके बेटे का या फिर जो जयंत सिन्हा है उनका रहेगा, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा? नहीं, किसके लिए? उनके लिए कमजोर होगा कि मेरे लिए कमजोर होगा? देखिए उनके हम, लिए सर, उनके नहीं, लिए। हम दोनों स्वतंत्र व्यक्तित्व, और ये पहली बार नहीं है कि एक ही परिवार के दो लोग दूसरे दूसरे दलों में हैं, दूसरी दूसरी विचारधारा में हैं। तो इसलिए इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन पिता और पुत्र हैं तो ये एक फेवरेट सवाल रहता है मीडिया में, तो आपने भी पूछ ही लिया। इससे कोई ना मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ अपने काम में, ना वो दिक्कत महसूस कर रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अपने काम। तो हम लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। मैंने एक बार कहा था कि मैं राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ, वो राज धर्म निभा रहे हैं। जी। यशवंत सिन्हा जी, एशिया वे हिंदी से बातचीत के लिए, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने हमेशा की तरह बेबाकी से अपनी बातें रखी और आपने कहा कि सक्रिय राजनीति से अलग रहकर भी आप अपना राष्ट्रीय धर्म निभाते रहेंगे। हालाँकि ये बात अलग है कि आजकल देशभक्ति, राष्ट्र धर्म और कहें कि देशभक्ति, राष्ट्र धर्म के परिभाषाएँ हम बदलते हुए देखते हैं, लेकिन आपको अगर आपकी बातों को सुनकर अगर कोई जानना चाहे कि देशभक्ति शायद कुछ अलग तरीके से भी या राष्ट्र धर्म अलग तरीके से भी हो सकता है, तो उसे भी ये सीख मिल सकती है। और आप से यहाँ पे आप लगातार संघर्ष करते रहें और आप लगातार सवाल उठाते रहें, हमारी यही कामना रहेगी। आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि देश के सामने और कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होंगे और उसके लिए हम आपसे दोबारा हमारी ज़रूर मुलाकात होगी, यही हम कामना करते हैं। एक बार दोबारा आपसे आपके विचार साझा करने का मौका मिलेगा। इसी के इच्छा के साथ हमारे साथ जिस समय दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम गुज़ारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे साथ यहाँ पे यशवंत सिन्हा जो देश के
सरकार में दो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री, और देश के कई अहम सवालों पर उन्होंने आज हमसे बातचीत की। मजदूरों के मुद्दे पर बातचीत की, देश की आर्थिक हालातों पर बातचीत की, देश की विदेश नीति पर बातचीत की, और सरकार के काम करने के तरीके और रवैये पर भी कई सवाल उठाए हैं। ये बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ख़ास करके उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, जिन्हें शायद अपने से दोबारा से मंथन करने का मौका मिले। इसी के साथ देश के अहम सवालों के लिए, बड़ी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, धन्यवाद।